हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे दर्शन कोण क्या है, कोणीय आवर्धन क्षमता क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसके आवर्धन कितने होते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्शन कोण क्या है या दर्शन कोण किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु के द्वारा जो हमारी आंख पर जो कोण बनता है, किसी वस्तु के द्वारा जो हमारी आंखों पर कोण बनता है, उस कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, दर्शन कोण किसे कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। व्हाट इज द विजुअल एंगल? मीन्स we can say that visual angle is defined as the angle of looking by the eye. Means eye के द्वारा जो देखा जाता है, means the angle formed by the eye of any object is called visual angle. The angle formed by an eye of any object is called visual angle. तो चलिए हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। सबसे पहले कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है, कोई वस्तु जो हमारी आंख पर कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है, आंख पर जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। उसे दर्शन कोण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है, उस कोण को ही हम दर्शन कोण कहते हैं। तो कोण जो होता है, या तो वस्तु के द्वारा जो कोण बनता है या तो प्रतिबिंब के द्वारा कोण बनता है। ये दोनों दर्शन कोण में आते हैं। तो हम कहेंगे आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता। कोणीय आवर्धन क्षमता किसे कहेंगे? जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों के द्वारा हमारी आंख पर कोण बनाती है और जो उनके अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन क्षमता। तो चलिए हम बात करते हैं कोणीय आवर्धन क्षमता या प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से समझिएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, या हम कहेंगे प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, चाहे वो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो, या फिर वो क्यों नहीं दूरदर्शी ही हो, सभी के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है? कोणीय आवर्धन क्षमता। ध्यान से समझिएगा, इसका परिभाषा हम आपको बताएंगे। m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा।
m इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। जब इसको आप याद रखे रहिएगा तो परिभाषा आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि कोणीय आवर्धन क्षमता या प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, या एमपी भी इसको कर सकते हैं, एमपी या सिर्फ एम भी कर सकते हैं। एमपी का मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। तो ये मैग्नीफाइंग पावर बराबर बीटा बाई अल्फा हम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा जो होता है आई के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, आई के द्वारा जो एंगल बनता है इमेज का ये एंगल है, और अल्फा जो है ऑब्जेक्ट का एंगल है। हम कहेंगे कि आंख के द्वारा, आंख पर प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण और आंख पर वस्तु के द्वारा बना कोण के अनुपात को, आंख के द्वारा बना प्रतिबिंब का कोण और आंख के द्वारा बना वस्तु का कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, या प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता कह देते हैं। हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ एन इमेज ऑफ एन आई ऑन आई एंड टू द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। मीन्स जो ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर एंगल का फॉर्मेशन करता है अल्फा, एंड जो इमेज के द्वारा आंख पे जो एंगल का फॉर्मेशन करता है वो बीटा। दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। तो चलिए हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र से किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बीटा, आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बीटा तथा बिना यंत्र के केवल आंख से तथा बिना यंत्र के केवल आंख से बनने वाला या आंख से देखने पर वस्तु द्वारा, आंख से देखने पर वस्तु द्वारा, आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण अल्फा, बने दर्शन कोण अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, रेखीय आवर्धन हम लोग पढ़े थे जिस तरह से, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कोणीय आवर्धन है या प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता है। हम कहेंगे क्या, प्रकाशिक आवर्धन की क्षमता आंख पर बना प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण बीटा और
बिना यंत्र की सहायता से वस्तु के द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही हम प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह से रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते थे और रेखीय आवर्धन में हमने बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कहेंगे प्रतिबिंब के द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण के अनुपात को कहेंगे कोणीय वर्ण क्षमता, या हम कोणीय प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता कह देते हैं, जिसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग एमपी इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे। सूक्ष्मदर्शी, वैसे सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि क्या होता है सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का पढ़ेंगे। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, फटाफट सभी लोग कमेंट करिए। एक दो लोग सिर्फ कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। जितने लोग देख रहा है आप सही या गलत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बताने के लिए हम तो हैं ही। यदि आपको जो समझ में आता है आप उसको बताइए, क्योंकि गलत बताते हैं तो हम उसका आंसर बताएंगे और आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। लेकिन आप बोलते ही नहीं है, कमेंट नहीं करिएगा, तो आप लोग को याद जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए कमेंट करते रहिए, पता तो चलते रहेगा कि क्या क्या इसका हो सकता है। चलिए बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप ये वे प्रकाशीय यंत्र हैं जिनके द्वारा हम छोटे छोटे जीवों, छोटे छोटे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसी को हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हम कहेंगे क्या इसी को इंग्लिश में, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट। Microscope is an instrument which can see the small object and teeny object. It has two types of, first simple microscope and second compound microscope. It has two types, first simple microscope and second compound microscope. तो चलिए इसकी डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। सूक्ष्मदर्शी वे प्रकाशीय यंत्र जिनके द्वारा वे प्रकाशीय यंत्र जिनके द्वारा वे प्रकाशीय यंत्र जिनके द्वारा निकटवर्ती अति सूक्ष्म वस्तुओं को निकटवर्ती अति सूक्ष्म वस्तुओं को निकटवर्ती अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है।
स्पष्ट देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान से समझिएगा, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? वे प्रकाशीय यंत्र जो अति निकट वस्तुओं को देखने में काम आता है, इसी को कहेंगे। इंग्लिश में तो कहेंगे क्या? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, सिंपल मीन्स माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट, वेरी टीनी ऑब्जेक्ट्स। हम टीनी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं या नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इट हैज टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होता है। कौन कौन? सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट हैज टू टाइप्स, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हम लोग इस वीडियो में सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और उसका आवर्धन क्षमता भी निकालेंगे और उसपे न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो हम लोग हेडिंग में लिखते क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी कहेंगे यह एक सबसे सरल प्रकाशीय, यह एक सबसे सरल प्रकाशिक यंत्र है। यह एक सबसे सरल प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा निकटवर्ती छोटी वस्तुओं को उनके बड़े प्रतिबिंब के रूप में, बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी यह एक ऐसा सरल प्रकाशिक यंत्र है जो छोटे छोटे वस्तुओं को हम लोग आसानी से देख सकते हैं या निकटवर्ती छोटी वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। ये अक्सर छोटे छोटे बच्चे मीन्स जो जूनियर बच्चे होते हैं
8, 9, 10th में बच्चे जो पढ़ते हैं उन बच्चों के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में अक्सर ये देखने को मिलता है। या फिर आप कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदने जाइएगा तो उसमें एक छोटा सा मीन्स सरल सूक्ष्मदर्शी रहता है। उस सरल सूक्ष्मदर्शी से बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो लिखावट होता है उसको पढ़ने में उनको हेल्प मिलता है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत जगह प्रयोग होता है, हम लोग जानेंगे प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है, ध्यान से चलिए अब हम सिद्धांत की बात करते हैं, प्रिंसिपल की। ध्यान से समझिएगा, सिद्धांत सिद्धांत जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। यदि वस्तु उत्तल लेंस के उत्तल लेंस के फोकस बिंदु एवं प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाए तो लेंस इसका सीधा आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जो कि लेंस के उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रखी होती है। ध्यान से समझिएगा, वस्तु को कहां रखते हैं उत्तल लेंस में। सबसे पहले ये जानिए कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें कौन सा लेंस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि कौन सा लेंस होता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कन्वेक्स लेंस मीन्स उत्तल लेंस होता है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनेगा और बहुत बड़ा बनता है। उधर बनेगा जिधर वस्तु को रखा जाता है। याद रखिएगा, इसी को अगर इंग्लिश में कहना होगा तो कहेंगे ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द ऑप्टिकल सेंटर and the image formed virtual, erect and magnified. Where object will be kept, there is image will be formed. मीन्स जहां ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इमेज वहीं पे उधर ही बनेगा। तो याद रखिएगा, वस्तु को कहां रखते हैं, उत्तल लेंस के फोकस केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब
आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। जिधर वस्तु को रखते हैं उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए अब इसकी रचना की बात करेंगे, किस तरह से प्रतिबिंब बनाएगा हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट। सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट। ध्यान से समझिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का बनावट। हम लोग सबसे पहले एक उत्तल लेंस इस तरह से बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस और इसका प्रकाशीय केंद्र ये C होता है और फोकस दूरी F होता है। क्या? प्रकाशीय केंद्र C और फोकस दूरी F होता है। हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? ध्यान से समझिएगा, वस्तु AB इस तरह से है। जब AB का प्रकाश इस उत्तल लेंस पर आपतित होता है तो ये फोकस से होकर के चली जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर के चली जाती है। और दूसरा प्रकाश जो होता है प्रकाशीय केंद्र से होकर के चली जाती है। जब हम इसको आई से देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम इसको आई से देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के ठीक पीछे ये आती हुई यहां से प्रतीत होती है। ये A डैश और ये B डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब। ध्यान से समझिएगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है A डैश B डैश। और ये वस्तु कैसा बनता है? ये डॉट लाइन ही बता रहा है कि वस्तु आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बनता है। उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु को रखा जाता है। जब हम आंख से देखते हैं तो इस वस्तु के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, ये मान लेते हैं कोई P बिंदु है और जब हम वस्तु को देखते हैं तो ये आंख के द्वारा जो कोण बनता है, इस कोण को हम अल्फा डिनोट करते हैं। और ये जो कोण बनता है प्रतिबिंब के द्वारा, उस कोण को हम लोग बीटा कह देते हैं। वस्तु के द्वारा आंख पर जो कोण बनता है वो अल्फा से डिनोट करते हैं और वस्तु के ये प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पे कोण बनता है उसे हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम दूरियां को मापते हैं तो ये वस्तु दूरी U हो गया और प्रतिबिंब दूरी जो है वो हम D मानते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल D मानते हैं। आप U भी मान सकते हैं। हम लोग U लेंस या दर्पण में मानते थे, लेकिन जब हम प्रकाशिक यंत्र की बात करते हैं तो प्रकाशिक यंत्र में हमेशा जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो हम कैपिटल D से मापते हैं। मीन्स डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से समझिएगा, व्हेन object will kept between the focal length and optical center, it will form the image A dash B dash on the same side of the object, virtual, erect and magnified. Virtual, erect and magnified. We can measure the distance from the center, optical center,
and the distance of the image will be denoted by capital D. प्रकाशिक केंद्र से इमेज के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से मेजर करते हैं, मींस डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट को तो हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रचना एवं कार्य विधि। रचना तो हो गया, इसकी कार्य विधि की बात करते हैं। कार्य विधि मीन्स वर्किंग, कार्य विधि मीन्स वर्किंग। रचना हो गया, ये इसमें रचना भी आप जोड़ सकते हैं। ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में हम लोग करते क्या है, फिगर को बना देते हैं, और वर्किंग में करते क्या है, फिगर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए हम लिखते हैं, यह छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। यह छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। छोटी फोकस दूरी का यह एक उत्तल लेंस होता है जो प्लास्टिक अथवा कांच, प्लास्टिक अथवा किसी धातु के गोले अथवा किसी धातु के गोले गोल छल्ले में कसा रहता है। गोल छल्ले में कसा रहता है। गोल छल्ले में कसा रहता है। इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा रहता है। इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा रहता है। ध्यान से समझिएगा। इस तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये प्रकाशिक केंद्र बना रहता है। इसके अंदर जो लेंस होता है उत्तल लेंस, जिसे हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इस धातु के फ्रेम में, गोल फ्रेम में इसको कस के रख दिया जाता है, या फिर हम इसको कहेंगे क्या, प्लास्टिक का ये बना हुआ रहता है फ्रेम, उस फ्रेम में, प्लास्टिक के फ्रेम में रख दिया जाता है। ये अक्सर इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए, या फ्री में मिल जाता है। हम लोग उसको क्या करते हैं, लेकर के जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको हम लोग पढ़ने में काम करते हैं, पढ़ने में उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसका कार्य विधि हो गया। अब बात करते हैं इसके उपयोग, और उसके बाद हम लोग इसके क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता निकालेंगे। किसकी आवर्धन क्षमता, इस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, अर्थात कहेंगे इसके कोणीय आवर्धन कितना होगा, उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम इसके दो उपयोग होते हैं, दोनों उपयोग की बात करेंगे। सबसे पहला सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, हेडिंग में डालते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। क्या लिखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, इसका उपयोग घड़ी निर्माता, इसका उपयोग घड़ी निर्माता, इसका उपयोग घड़ी निर्माता एवं जौहरी, बताइए जौहरी किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में, अपने बारीकी काम के लिए करता है। अपने बारीकी काम के लिए
काम के लिए करता है, बारीकी काम के लिए करता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसका उपयोग विद्यार्थी, इसका उपयोग विद्यार्थी, इसका उपयोग विद्यार्थी प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशालाओं में, इसका उपयोग विद्यार्थी प्रयोगशालाओं में चलित सूक्ष्मदर्शी, चलित सूक्ष्मदर्शी स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, चलित सूक्ष्मदर्शी स्पेक्ट्रोमीटर एवं अन्य उपकरणों के, एवं अन्य उपकरणों के, अन्य उपकरणों के वर्नियर के पठन में करते हैं, वर्नियर के पठन में करते हैं, पठन में करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, पहला प्रयोग जो होता है, जो घड़ी निर्माता होते हैं, घड़ी बनाने वाले होते हैं, जिसे वॉच मेकर बोलते हैं, वो करते हैं। एक आंख में लगा करके बारीकी काम को करते हैं। दूसरा, जो ज्वेलर्स वाले होते हैं, जौहरी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो अपने बारीकी कामों के लिए, जैसे छोटे छोटे डिजाइन को बनाने के लिए एक आंख में छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप को लगा लेते हैं और उसको आराम से करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला उपयोग क्या है, जो वॉच मेकर होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो इसको यूज करते हैं अपनी बारीकी काम के लिए, अपने बहुत ही छोटे छोटे वर्क के लिए ये इसको यूज करते हैं। सेकेंड जो है, ये जो विद्यार्थी होते हैं चलित सूक्ष्मदर्शी के रूप में काम करते हैं। चलित सूक्ष्मदर्शी का मतलब ले करके कहीं भी जा सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है, हम कहीं भी इसे ले करके जा सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग चलित सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आराम से इसको कहीं भी ले जा करके कोई भी चीज पढ़ सकते हैं। यह अक्सर प्रयोगशालाओं में जो वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल में क्या होता है कि छोटे छोटे मीटर स्केल के रूप में बना होता है, उसे पढ़ने के लिए हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से कि 1 2 3 जो डिजिट उसमें है 1 2 3 वो कहां पर किस तरह का है, उसको हम लोग पढ़ने के लिए इस सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसका मैग्नीफाइंग पावर बताएंगे, आवर्धन क्षमता बताएंगे। जल्दी से ना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसे मिटाते हैं और आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, आवर्धन क्षमता ऑफ द मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का हम लोग आवर्धन क्षमता फाइंड करेंगे। ध्यान से समझिएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप मीन्स हम इसको कहेंगे क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ
सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ध्यान से समझिएगा, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप एम इज इक्वल टू जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या, बीटा बाई अल्फा, यही ना जानते हैं, क्या जानते हैं, बीटा बाई अल्फा। तो याद रखिएगा, इस बीटा के द्वारा जो कोण बनता है हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी लिखेंगे, ए डैश सी। और त्रिभुज ए डैश पी सी में, ए डैश पी सी में tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू ए डैश पी बटा में ए डैश सी करते हैं, लिखते हैं चूंकि कोण अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा है, चूंकि कोण अल्फा तथा बीटा क्या है, बहुत छोटा है, अतः हम कर सकते हैं क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी, और अल्फा इज इक्वल टू ए डैश पी बाई ए डैश सी। हम लिख सकते हैं चूंकि tan जो है वो हट जाएगा, क्योंकि जो कोण होती है जब छोटा होता है स्पर्श ज्या को हटा देते हैं। इफ एंगल विल बी वेरी स्मॉल देन वी कैन नेग्लेक्ट ऑफ द टेंजेंट, वी कैन नेग्लेक्ट ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कब, हम लोग जब देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू जो होता है बहुत छोटा होता है। चलिए इसे हम इक्वेशन 1 करते हैं और समीकरण 1 से ध्यान से समझिएगा, m इज इक्वल टू बीटा के जगह पर ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी बाई अल्फा के जगह पर रखते हैं ए डैश पी बाई ए डैश सी, ये तो कट जाएगा। और आप जानते हैं ए डैश पी जो है, ए डैश पी ये ए बी के इक्विवेलेंट है, ए बी के पैरेलल है, इसलिए हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए बी। क्या करेंगे, ए डैश बी डैश बाई ए बी, इस तरह से हम क्या कर लिए, हम m का मान निकाल लिए। m का मान हमारा क्या है, a डैश बी डैश, और a डैश बी डैश आप देख रहे हैं क्या है, हम इमेज देख रहे हैं, इमेज का हाइट है। और ए बी क्या है, ए बी हम देख रहे हैं क्या चीज का हाइट, ए बी हम कह सकते हैं जो ए बी है वो ए बी वस्तु का हाइट है। तो वैसे भी हम जानते हैं जो क्षमता होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्षमता कह देते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, m जो है, m के जगह पर हम इसको लिखेंगे a डैश बी डैश के जगह पर, a डैश बी डैश के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम प्रतिबिंब की हाइट को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की हाइट को लिख सकते हैं। और आप ये पढ़ चुके हैं m इज इक्वल टू आई बाई ओ, पढ़े हैं ना, m इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं, आई बाई ओ। आई क्या है, आई प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ओ जो है वस्तु की ऊंचाई है। क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। अब इसको हम यहां पर तो लीनियर मैग्निफिकेशन सरल सूक्ष्मदर्शी यह हम लोग दर्पण में और लेंस में पढ़े थे, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा इसमें हम करते क्या है, ए बी यहां पर हम करते हैं
यहां पर ए डैश सी, इसको आप लोग m इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, m के जगह पर हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश के जगह पर हम लिख सकते हैं ए डैश पी इज इक्वल टू ये। चलिए इसको हम लिखेंगे क्या, एम इज इक्वल टू ए डैश बी बाई हम कर सकते हैं चलिए इसे आप लोग क्या करिए, ये हम ए डैश बी डैश को हम लोग क्या मान सकते हैं, ए डैश बी डैश को हम लोग ए डैश बी डैश ये आपका डी है, इसको हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ये हमारा डी है, डी कर लेते हैं, और ए बी जो है वो क्या है, यू है, इसको हम यहां पर ये कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश जो है हाइट है, या हम इसको कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है इमेज का वो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और ए बी जो है वस्तु है, वस्तु को हम लिख सकते हैं यू। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं आवर्धन क्षमता में पढ़े हैं कि प्रतिबिंब का हाइट और वस्तु के हाइट के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी m बराबर d बाई यू, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यदि मान लेते हैं वस्तु u और d दोनों धनात्मक हैं, क्या है, दोनों धनात्मक है, हम लोग लेंस के सूत्र से लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिख पाएंगे तो इसे आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे थोड़ा सा बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो ध्यान से समझिएगा, m इज इक्वल टू हम d बाई यू कर सकते हैं, m इज इक्वल टू डी बाई यू कर सकते हैं, या फिर हम इसको और दूसरे फॉर्म में करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। लेंस सूत्र से हम लोग जानते हैं, लेंस सूत्र से 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। यदि v जो है प्रतिबिंब की दूरी, इसको लिखेंगे 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई डी और माइनस 1 बाई यू। यहां पर लिखेंगे क्या, चूंकि v इज इक्वल टू डी, दोनों तरफ d से गुणा करने पर, ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ d से गुणा करने पर, जब d से गुणा करेंगे तो d बाई एफ होगा, इज इक्वल टू डी कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस डी बाई यू हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं d बाई यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस d बाई एफ। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस d बाई एफ। और आप जानते हैं सिंस m इज इक्वल टू d बाई यू, तो हम लिखेंगे क्या, d बाई यू के जगह पर m, सो m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। क्या करेंगे, m बराबर 1 प्लस d बाई एफ। यहां पर दो आवर्धन का सूत्र है, एक का हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू डी बाई यू, एक लिख सकते हैं m इज इक्वल टू डी बाई यू, या फिर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। ये d और u के फॉर्म में है और ये है d और f के फॉर्म में है।
इसको हम दूसरे तरीके से एक फॉर्म कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने अर्थात हम क्या कह सकते हैं, v इज इक्वल टू, यानी कि हम कह सकते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू इन्फिनाइट। d जो होता है वस्तु की दूरी जो होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जब हम इन्फिनाइट लिखते हैं, यहां पर देखिएगा लेंस सूत्र से लेंस सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर हम v करते हैं या d कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/u क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/u करते हैं और वस्तु का दूरी जो होता है हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इसको हम मान रखते हैं 1/इंफिनिटिव और माइनस 1/-u करते हैं। चूंकि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होता है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/u। क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u। अर्थात हम करेंगे क्या, इसको हम करेंगे क्या, लिख सकते हैं दोनों तरफ d से भाग देने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ d से गुणा करने पर दोनों तरफ d से गुणा करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, d/f इज इक्वल टू d/u। और चूंकि हम जानते हैं m बराबर d/u, सो लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर d/u, d/f। ये फॉर्मूला हो गया। ये दो केस है, दोनों केस को याद रखिएगा। नीचे ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये हम लिख सकते हैं d/f इज इक्वल टू d/u। ये दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। ये दो आपको सूत्र मिल गया, दो फॉर्मूला मिल गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया m बराबर 1 प्लस d/f और m इज इक्वल टू d/f। ये किस केस में है, जब अंतिम प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो इन्फिनाइट पे बने और ये नॉर्मल कहीं भी प्रतिबिंब बने तो उस कंडीशन में है। चलिए इसी पर एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल बनाएंगे और इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया है। जल्दी से ना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसे मिटाएंगे और न्यूमेरिकल बना रहे हैं। आप लोग भी इसे बनाइए और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दो फॉर्मूला याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये सिंपल के लिए है, व्हेन इमेज form on infinite then m is equal to d/f। ये फॉर्मूला होता है। चलिए हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी एक सरल सूक्ष्मदर्शी में
प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है। 5 सेमी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, फर्स्ट केस में दिया है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और सेकेंड स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ध्यान से समझिएगा, ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे f इज इक्वल टू 5 सेमी। क्या दिया है? 5 सेमी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d दिया है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या, इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में आवर्धन क्षमता कह रहा है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसका फॉर्मूला हम बताए थे, m बराबर d बाई एफ। क्या पढ़े थे हम लोग? m बराबर d बाई एफ। तो हम यहां पर लिखेंगे, चूंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब m बराबर d बाई एफ। d के जगह पे 25 रखेंगे, f के जगह पे 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा सिर्फ क्या, m बराबर 5। चूंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, दोनों मीटर मीटर कट जाएगा या सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। वैसे भी आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, चाहे वो आपका रेखीय आवर्धन क्षमता की बात करें या कोणीय आवर्धन क्षमता की बात करें। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो हम सेकेंड में क्या लिखेंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब हम करेंगे क्या, m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। देखिए ये न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है, और ये जो है अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तब ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 1 प्लस d बाई एफ के जगह पर हम 5 रखते हैं, इसलिए m बराबर 6। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस प्रकार जो है हम लोग का इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए, जैसे दर्शन कोण क्या है, रेखीय आवर्धन मीन से जो आपका प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र की क्षमता क्या है, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो कार्य विधि रचना है उसके बारे में हम लोग पढ़े, और सरल सूक्ष्मदर्शी की हम लोग जो उसकी आवर्धन क्षमता है उसकी आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़े, और ये न्यूमेरिकल हुआ। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। इसी तरह से हम लोग नए नए वीडियो में मिलेंगे। यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।